गुड आफ्टरनून बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? मैं कुन्निसा, जेनिफर, निमरा, जुनैरा जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं बताइएगा बेटा, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? क्लियर है? ओके, थैंक यू नफीसा। जस्ट 11 स्टूडेंट्स आर हियर बेटा, ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी से ताकि लेक्चर स्टार्ट कर सकें। ओके, गुड हो गया। ओके, लेक्चर अपलोड कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट में लेक्चर अपलोड होगा, आपका वेट कर लेती हूँ, देन वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर। बहुत कम स्ट्रेंथ है स्टिल। वालेकुम अस्सलाम हमारा तैयब। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा, क्या वजह होगी?
ओके जी, ओस्टियोमाइलाइटिस के साइन सिम्टम्स असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम प्रिवेंशन पढ़ते हैं कि ओस्टियोमाइलाइटिस को होने से किस तरह से प्रिवेंट करना है। Elective orthopedic surgery should be postponed if the patient has a current infection such as urinary tract infection, sore throat or a recent history of infection। देखें, अगर तो हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो इलेक्टिव सर्जरी है, वी कैन वेट, तो हमारा जो पेशेंट है उसको करंटली अभी कोई इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे यूटीआई हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, या फिर इन नियर पास्ट उसको कोई भी इन्फेक्शन हुआ था, हिस्ट्री है इन्फेक्शन की, तो हम अपनी सर्जरी को पोस्टपोन कर देंगे। उसका रीज़न क्या है बेटा जी? जो हमने एक टाइप पढ़ी थी ओस्टियोमाइलाइटिस की, हेमाटोजेनेसिस स्प्रेड। तो अगर बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन चल रहा होगा तो जाहिर है जब सर्जरी होगी बोन की तो वो तो ज़्यादा प्रोन हो गया ना। अब जब ज़्यादा प्रोन हो जाएगा वो एरिया इन्फेक्शन को, तो अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन मौजूद है तो वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँच सकता है और ओस्टियोमाइलाइटिस कॉज कर सकता है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, सर्जरी आपकी इलेक्टिव है, इफ़ वी कैन वेट, तो हम अपने पेशेंट की सर्जरी को पोस्टपोन कर देते हैं। दोनों सिचुएशंस में अगर करंटली उसको कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है या फिर इन नियर पास्ट उसको कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री थी। Careful attention is paid to the surgical environment and to the techniques to decrease direct bone contamination। इसी तरह से जहाँ सर्जरी परफॉर्म की जा रही है, सर्जिकल इन्वायरमेंट हो गया, आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं और टेक्निक्स ऐसी हमने यूज़ करनी है, फॉलो करनी है, फुल अटेंशन पे करनी है इन सारी चीज़ों को कि किसी भी तरह से डायरेक्ट बोन का कंटामिनेशन ना हो, बोन किसी भी चीज़ के साथ कंटामिनेटेड ना हो। ठीक है जी। Prophylactic antibiotics administered at the time of surgery and for 24 hours after surgery। आप सबको मालूम है ये प्रैक्टिस के जो सर्जरी होती है उससे पहले प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक ज़रूर एडमिनिस्टर की जाती हैं। ठीक है ना, पेशेंट को जब हम सर्जरी के लिए लेके जाते हैं उससे पहले मॉर्निंग में जो है प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक लगाई जाती है। मकसद यही होता है कि हम पहले से एंटीबायोटिक लगा देते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की हमसे प्रैक्टिसेस में कुछ एसेप्सिस हो गया, हमने टेक्निक्स को सही से फॉलो नहीं किया, इस तरह की चीज़ों के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम पहले से एंटीबायोटिक लगा देते हैं। और फिर सर्जरी के बाद भी 24 आवर्स तक एंटीबायोटिक देनी है, यानी अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट जितनी भी डोज बनती है, बीडी में बनती है, डीडीएस में बनती है, कितने ग्राम का इंजेक्शन होना चाहिए, वो आपने सर्जरी के बाद फर्स्ट 24 आवर्स तक जो है एंटीबायोटिक, एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स तक एंटीबायोटिक पेशेंट को देनी होती है। Urinary catheters and drains are removed as soon as possible to decrease the incidence of hematogenesis spread of infection। देखिए, कोई भी चीज़ आउटसाइड ऑफ द बॉडी से इनसाइड ऑफ द बॉडी जाएगी तो वो आपके लिए जो है इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो भी यूरिनरी कैथेटर्स यूज़ हुए हैं, पेशेंट को कैथेटर डाला हुआ है, कोई ड्रेन्स लगाई हुई हैं पेशेंट को, ऑब्वियसली उसकी जब तक रिक्वायरमेंट है उस वक्त तक तो वो आपके पेशेंट को लगा रहेगा ना, लेकिन हमें कोशिश ये करनी होती है कि जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, हम जितना जल्दी हो सके यूरिनरी कैथेटर और ड्रेन्स को जो है वो हम रिमूव कर दें, ताकि जो एक पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ जर्म्स इन द बॉडी है वो भी चांसेस कम हो जाते हैं, और जाहिर है कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है तो हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड जो है उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। Aseptic post-operative wound care reduces the incidence of superficial infections and osteomyelitis। अगर हम पोस्ट ऑपरेटिवली भी जब हम वूंड की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, ड्रेसिंग होगी, वूंड केयर जनरल प्रोवाइड करेंगे, तो अगर हम एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे, एसेप्सिस का ख्याल रखेंगे, तो ये सब हमारे जो बॉडी में इन्फेक्शंस हैं, कोई भी इन्फेक्शन है या फिर स्पेसिफिकली ओस्टियोमाइलाइटिस है, उसके चांसेस को, उसके इंसिडेंस के चांसेस को कम कर देता है।
ओके जी, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखें ओस्टियोमाइलाइटिस हमने पढ़ा कि कितना ख़तरनाक किस्म का इन्फेक्शन है और उसके बाद कितना मुश्किल है उसका ठीक होना। तो बेहतर यही है कि हम ओस्टियोमाइलाइटिस के लिए ऐसी प्रिवेंशंस यूज़ करें कि पेशेंट को ओस्टियोमाइलाइटिस डेवलप ही ना हो। उसके बाद आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में बेटा जी फार्माकोलॉजिक थेरेपी है सबसे पहले। एज सुन एज द कल्चर स्पेसिमेंस आर ऑब्टेन्ड, IV antibiotic therapy begins based on the assumptions that infection results from a staphylococcal organism that is sensitive to a penicillin and cephalosporins. The aim is to control the infection before the blood supply to the area diminishes as a result of thrombosis. बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है ये कि देखें, मैंने आपको बताया था ना पहले 2-3 दिन तक तो वैस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, उसके बाद फिर ये होता है कि वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगी ना, तो उस सिचुएशन से बचना है हमने। जैसे ही हमने कल्चर का स्पेसिमेन लिया, आपको पता है कल्चर की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। हम कल्चर ले लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। ये कौन सी आपको पता है कल्चर किस मकसद के लिए लिया जाता है? कल्चर इस मकसद के लिए लिया जाता है कि हम उसमें फिर चेक करते हैं कौन-सा ऑर्गेनिज़्म मौजूद है पहली बार। कल्चर से हमें पता लगता है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। आफ्टर वी हैव known that about the particular organism, then we have to choose the antibiotics. Which antibiotic is suitable for that particular organism, or uh, uh, that particular organism is sensitive to which of the antibiotic. हमने उस एंटीबायोटिक को चूज करना होता है, क्योंकि देखें एक ऑर्गेनिज्म है, उसे मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो है वो हम उसके साथ वो सेंसिटिव भी होता है और बहुत से एंटीबायोटिक के साथ वो रेजिस्टेंट भी हो चुका होता है। तो अगर हम 3 से 4 दिन इंतज़ार करेंगे कल्चर की रिपोर्ट आने का, उसके बाद हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारा इन्फेक्शन है वो फर्दर स्प्रेड हो जाएगा, और अगर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो गई तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिमिनिश हो जाएगी, देन द वुंड विल नॉट बी एबल टू हील। सो वी हैव टू प्रिवेंट आवर पेशेंट from that scenario. We took the culture specimen and we started antibiotic, assuming that the infection, which is 50% caused by Staphylococcus aureus, so we will assume that this infection might be caused by Staphylococcus aureus, and we will start antibiotic accordingly. Like penicillin these organisms are sensitive to the penicillins and cephalosporins. Then after starting this antibiotic, we wait for 2 to 3 days for culture report. Then when we got the culture report of the patient, then we find out that what is the basically organism, which organism is causing this infection. Then we will see which antibiotic should we start to the patient. But preventing our patient from ruining his or her life, हम इनिशियल स्टेज के ऊपर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। IV एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर पॉजिटिव एजेंट कंटिन्यूज फॉर 3 to 6 weeks. After the infection appear to be controlled, the antibiotic may be administered orally for up to 3 months. First, we started antibiotic like we have started for Staphylococcus aureus, and even then we can switch towards the different antibiotics which are specific for specific microorganisms, whichever antibiotic we are using. When we have started IV antibiotic therapy for the positive agent, we will continue this antibiotic therapy for 3 to 6 weeks. And when we saw that the infection is going to appear controlled, then the antibiotic can be switched to from IV therapy to the oral for up to 3 months. To enhance absorption of the orally administered medications, antibiotics should not be administered with food. We should instruct the patient that when you are taking oral antibiotics, you should not take this antibiotic with food. ठीक है बेटा जी, ये फार्माकोलॉजिकल थेरेपी थी जो हमें समझ आ गई।
Then we have to move towards the surgical management. If the infection is chronic and does not respond to antibiotic therapy, surgical debridement is indicated, as I have already discussed with you in previous lecture, that when we have developed the chronic osteomyelitis, that is the situation where your dead bone tissues are not being removed from the body, from the abscess. Even pus may be leaked out from the abscess, but the dead bone tissues are there, and they are infecting new bone also. So, and they are continuously, repeatedly making different abscesses. So, bone cannot be healed. Further, bone can go towards the necrosis. That is the situation that is called chronic osteomyelitis, and that is the situation where antibiotic can do nothing with that necrosed bone. So we have to move towards the surgical debridement. The infected bone is surgically exposed. The purulent and necrotic material is removed as the area is irrigated with sterile saline solution. So we have to first of all we have to expose the bone. जो bone है उसे surgically हमने ज़ाहिर है debridement करनी है. We have to first of all expose the bone. Then वहाँ पे जो भी dead bone tissues हैं, pus formation है, necrotic bone material है, necrotic tissue material है, all that purulent discharge and necrotic material is removed, and then the area is irrigated with sterile saline solution. Okay, sterile saline solution के साथ उसे हम irrigate करते हैं. After that, antibiotics impregnated beads may be placed in the wound for direct application of antibiotics for 2 to 4 weeks. I have already discussed with you that the penetration of antibiotic in the bone, deep into the bone, is nearly not possible. So we can, as we have exposed the bone surgically, we have deprived of the bone surgically. Now we have to put those antibiotics in antibiotic coated जो है beads होती हैं, we have to place that beads डायरेक्टली वो जो हमारा एरिया डिब्राइड किया हमने वहाँ पे हम उसे रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं एंटीबायोटिक्स को 2 से 4 हफ्तों के लिए. देखें, ब्लड के थ्रू जाना इतना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए जब हमने बोन को एक्सपोज कर दिया तो अब हम उसके अंदर जो है डायरेक्टली वो एंटीबायोटिक को जो है लोकली अप्लाई कर रहे हैं. IV एंटीबायोटिक थेरापी देन इज कंटिन्यूड. अब आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट. इसकी क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलीविंग पेन. द अफेक्टेड part may be immobilized with a splint to decrease pain and muscle spasm. The nurse monitors the neurovascular status of the affected extremity. Elevation reduces swelling and associated discomfort. Pain is controlled with prescribed analgesic agents and other pain reducing techniques. So, first goal is to relieve the pain. The affected part, whichever is the affected part, that should be immobilized. First of all, that should be immobilized to with a splint, so pain can be decreased and the muscles can be relaxed. Muscle spasm जो है वो खत्म हो जाएगा. Then second step is nurse have to monitor the neurovascular status. Nerves कैसे काम कर रही हैं, blood vessels कैसे काम कर रही हैं, circulation ठीक है, perfusion ठीक है. Then nurse have to monitor the neurovascular status of the affected extremity, and we all know that we have to alleviate the affected extremity, affected parts. It will reduce the swelling and discomfort of the patient. Pain, for pain we have to give the analgesic agents, और जो दूसरी पेन रिड्यूसिंग टेक्निक से वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है इम्प्रूविंग फिजिकल मोबिलिटी. The joints above and below the affected part should be gently moved through their range of motions. Okay, एक portion है, area है जिसे हमने deprived of किया है, but now we have to मूव. हमें बिल्कुल पेशेंट को जो है वो स्टक तो नहीं ना कर देना. हमें पेशेंट के जो उसको डिस्यूज सिंड्रोम से बचाना है, उसकी मूवमेंट ज़रूरी है. सो जो भी आपने डिप्राइवमेंट की है, एरिया डिप्राइव ऑफ किया है, उसके फ्रंट, उसके जो बिलो और अपर पोर्शन में जो जॉइंट्स
हैं उनकी उनको आपने मूव करवाना है थ्रू रेंज ऑफ मोशन, डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा के आप उसे जेंटली मूव करेंगे। द नर्स इनकरेजेस फुल पार्टिसिपेशन इन ADLS विद इन द फिजिकल लिमिटेशंस टू प्रमोट जनरल वेलबींग। नर्स जो है वो पेशेंट को इनकरेज भी करेगी कि वो अपनी डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करे फिजिकल लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, यानी जितना उसको फिजिकली मूवमेंट अलाउ किया जा सकता है। तो नर्स जो है उसे असिस्ट करे, उसे बिल्कुल कम्प्लीटली बेड रिडन या किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होने दे, बल्कि उसे उसे हेल्प आउट करे, उसे असिस्ट करे, ताकि वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज जो है आहिस्ता आहिस्ता रिज्यूम कर सके और उसकी ओवरऑल वेलबींग अच्छी होगी इससे। Now, controlling the infectious process, the nurse monitors the patient's response to antibiotic therapy and observes the IV access site for evidence of phlebitis, infection, and infiltration, and monitor the patient for sign of superinfection such as oral or vaginal candidiasis, loose or foul smelling stools. नर्स जो है अब उसका काम है कि इन्फेक्शन को किस तरह से कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो ये कि हम जो पेशेंट को एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी जो पेशेंट को चल रही है, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करें। क्या एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो पेशेंट का इन्फेक्शन कंट्रोल कर रही है, नहीं कर रही, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है एंटीबायोटिक थेरेपी की तरफ। और इसके साथ साथ जब आपने IV एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो ज़ाहिर है IV कैनुला पास हुआ हुआ है, तो वो जो IV की एक्सेस साइट है उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये ना हो कि हम IV एक्सेस साइट से जो वो बोन का इन्फेक्शन था वो तो हील हो रहा हो एंटीबायोटिक से, लेकिन जो IV एक्सेस साइट है उसको हमने कभी देखा ही ना हो गौर से, वहाँ कहीं फेलेबाइटिस हो रहा हो, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन रहा हो नया। सो फेलेबाइटिस तो नहीं हो रहा, किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रही मेडिसिन की आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ में। इन सारी चीज़ों के लिए आपने IV एक्सेस साइट को भी चेक करना है। और सुपर इन्फेक्शन जैसे और तो बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं हो गया, ओरल कैंडिडियासिस हो गया, वेजाइनल कैंडिडियासिस हो गया, या फिर लूज और फाउल स्मेलिंग स्टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं जिन्हें आपने चेक करना है कि इन्फेक्शन को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ सर्जरी इज़ नेसेसरी, द नर्स टेक्स मेजर्स टू इंश्योर एडिक्वेट सर्कुलेशन टू द अफेक्टेड एरिया। अगर सर्जरी ज़रूरी है तो नर्स ये भी चेक करेगी कि जब हम सर्जरी करेंगे तो उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि उस जगह की ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी जो है वो डिमिनिश्ड हुई हुई है, और अगर हमसे कोई ज़ाहिर है अच्छी ब्लड सप्लाई होगी तो ही वहाँ सर्जरी करने का फ़ायदा होगा, अच्छे से चीज़ें हील होंगी, तो इन चीज़ों को भी चेक करना ज़रूरी है। The nurse changes dressing using aseptic techniques to promote healing and to prevent cross contamination. ये बहुत ज़रूरी है। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी ड्रेसिंग चेंज करें तो ड्रेसिंग चेंज करते वक्त भी एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमने हर सूरत इन्फेक्शन से बचाना है, मज़ीद इन्फेक्शन नहीं होने देना, पुराने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। ये ना हो कि हम इस तरीके से जो है ड्रेसिंग करें, उसमें हम एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो ना करें तो हम फर्दर फिर से इन्फेक्शन कॉज कर दें, या फिर कोई क्रॉस कंटामिनेशन हो जाए, ठीक है। बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन था और वो इस जगह पे आके मज़ीद उसको इन्फेक्शन को ख़राब करे। A diet which is high in protein promotes a positive nitrogen balance in and healing. The nurse encourage adequate hydration as well. पानी तो देखें बहुत ज़रूरी है हर डिजीज़ में, हर चीज़ में। So, हमने डाइट क्या देनी है अपने पेशेंट्स को? हाई प्रोटीन डाइट देनी है। सबसे पहली बात, हाई प्रोटीन डाइट देनी है अपने पेशेंट्स को, ताकि उसका, आपको पता है कोई भी वुंड होता है वो जितना अच्छी, आपको पता है ना, हीलिंग के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो हाई प्रोटीन डाइट देने से ये बेनिफिट होता है कि पेशेंट का जो वुंड है वो जल्दी हील होगा। और इसके अलावा पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का जो हाइड्रेशन है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। ओके, ओस्टियोमाइलाइटिस हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हो गई। कोई क्वेरी है ओस्टियोमाइलाइटिस से रिलेटेड तो पूछ लीजिए।
ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोन ट्यूमर। न्यूप्लाज्म ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आर ऑफ वेरियस टाइप्स including osteogenic, chondrogenic, fibrogenic, muscles rhabdomyogenic, and marrow reticulum भी जिसको कहते हैं cell tumors as well as nerve, vascular and fatty cell tumors. अच्छा, राबिया ने कहा है स्टार्ट से ओस्टियोमाइलाइटिस कह रहे हो बेटा, स्टार्ट से थोड़ा सा रिपीट कर दूं? ठीक है, कर देती हूँ मैं। इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, ओस्टियोमाइलाइटिस, हेमेटोजेनस ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, कंटीजियस फोकस जिसकी वजह से बोन इन्फेक्टेड हो गई, दैट इज कॉल्ड कंटीजियस फोकस ओस्टियोमाइलाइटिस।
किसी को आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हो जाती है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के ऊपर होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो उसमें जो है ओके, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि स्टेज 3 दैट इज़ इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ सेट और खत्म हो गया लेक्चर का